हाँ जी, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करें हम। फर्स्ट चैप्टर है आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक इज अ मैम सोशल। चैप्टर वाइज पढ़ेंगे या मेन मेन पढ़ाओगे? हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज में चैप्टर में जो मेन मेन होगा वही वही पढ़ेंगे। हाँ जी, फर्स्ट आ गया इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस दैट एग्जामिन हाउ पीपल मेक अ चॉइस फॉर यूजिंग देयर लिमिटेड और स्कार्स रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स में हम मेनली ये देखते हैं कि जो लोग हैं उनकी वांट्स क्या है? अनलिमिटेड, लेकिन रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड। तो वो अपनी अनलिमिटेड वांट को लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके कैसे रिजॉल्व करते हैं अपनी वांट्स को, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। देन इसका स्कोप क्या है? मतलब स्कोप में क्या आएगा? रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स को कैसे एलोकेट किया जाता है, ठीक है, यानी कि रिसोर्स का यूज क्या हो? ऑप्टिमम यूज हो, वेस्टेज ना हो। इन्वेंट्री और क्यूइंग प्रॉब्लम। Problem involving decision about holding of optimum level of stock and raw material and finished good over a period। ठीक है, इन्वेंट्री में क्या प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास प्रॉपर मटेरियल नहीं होता। जब हमें प्रोडक्ट बनाना होता है तो हमारे पास कभी कभी रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होता, कभी कभी फाइनल गुड्स कम होते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिमम लेवल में होने चाहिए सब कुछ। प्राइसिंग प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, स्कोप यानी कि क्यों हमें इकोनॉमिक्स करनी पड़ रही है, क्यों इकोनॉमिक्स की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्स है वो रिसोर्स की एलोकेशन करने में प्रॉब्लम आती है, इस वजह से हमें इकोनॉमिक्स चाहिए। इन्वेंट्री स्टॉक में प्रॉब्लम आती है, इसलिए इकोनॉमिक्स होनी जरूरी है। प्राइसिंग में प्रॉब्लम आती है डिसाइड करने में, इसलिए हमें क्या है? इकोनॉमिक्स चाहिए। इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, प्लानिंग करने में, तो इसलिए हमें इकोनॉमिक्स चाहिए। देन टाइप क्या है इकोनॉमिक्स के? देयर आर टू मेजर ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, फर्स्ट इज माइक्रो एंड सेकंड इज मैक्रो। ठीक है, दो मेन ब्रांच है। ठीक है, जो माइक्रो है वो क्या है? डिसीजन ऑफ पीपल एंड बिजनेस मेक्स रिगार्डिंग द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। माइक्रो, माइक्रो यानी कि स्मॉल लेवल पे, ठीक है, सिर्फ एक इंडस्ट्री को लेके या कुछ कुछ लोगों को लेके, एक बिजनेस को लेके जब डील करते हैं तो वो किससे रिलेटेड है? माइक्रो से। मैक्रो क्या हो गया? मैक्रो इज अ बिग कंसेप्ट। ठीक है, इंटायर इंडस्ट्री के बारे में जब हम स्टडी करें, ठीक है, जब हम सिर्फ एक फर्म या एक बिजनेस की स्टडी कर रहे हैं दैट इज माइक्रो, और जब हम इंडस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं दैट इज मैक्रो। इंडस्ट्री पता है क्या होता है? सेट ऑफ फर्म्स, फर्म्स का सेट, फर्म्स का ग्रुप, उसको इंडस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, और एक सिंगल फर्म किस में आएगी? माइक्रो में। इंडस्ट्री किस में आएगी? मैक्रो में। इकोनॉमिक्स एंड मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। As you have already learned, economic activity is a constant efforts to match and to meaning because of scarce of resources। ठीक है, आपने पढ़ा अभी कि इकोनॉमिक क्या है? हमारी नीड्स को फुलफिल करना है, जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसी का ही यूज करके। रिसोर्सेज तो बढ़ा ही नहीं सकते, ठीक है, और नीड्स कम होती नहीं है, इसलिए उसी रिसोर्स को यूज करके अपनी नीड को सेटिस्फाइड करना इकोनॉमिक्स है। तो अब डिसीजन जो है, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, decision making by management is truly economic in nature because it involves choosing among the set of alternatives। ठीक है, अब मैनेजरियल डिसीजन इकोनॉमिक्स में क्यों आता है? क्योंकि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी इकोनॉमिक्स ही है, क्योंकि इसमें भी क्या है? बहुत सारे
हमारे पास अल्टरनेटिव्स है और हमें उसमें से एक ही अल्टरनेटिव को चूज करना है। ठीक है, आपके पास भी डिजायर्स बहुत सारी हैं, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो आप सबको सबकी जगह पे जो आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो चूज कर लेते हो, है ना। इसी तरह मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, लेकिन जो आपको बेस्ट लगता है आप उसको चूज कर लेते हो। देन इकोनॉमी के क्लासिफिकेशंस आ गई, माइक्रो एंड मैक्रो। अभी हमने पढ़ लिया माइक्रो किस लेवल पे है और मैक्रो किस लेवल पे है। ठीक है, जब सिंगल इंडिविजुअली किसी के बारे में हम बात करते हैं तो वो माइक्रो में आ जाता है। जब हम होल यानी कि टोटल फुल इनकम नेशनल इनकम के बारे में बात करते हैं तो वो मैक्रो में आ जाता है। देन पार्शियल एंड जनरल, पार्शियल में क्या हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम इकोनॉमिक प्रॉब्लम में बी एनालाइज पार्ट बाय पार्ट वन एट अ टाइम। ठीक है, पार्शियल में क्या होगा, एक एक प्रॉब्लम को एक एक टाइम पे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, ये नहीं है कि सारी प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व करेंगे, एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए चलेंगे, पहले ये प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया देन मूव टू द नेक्स्ट। बट जर्नल में क्या होगा, सबको एक एक ही फॉर्मूले से सबको सॉल्व किया जाएगा, या सारी प्रॉब्लम एक साथ ही ले ली जाएगी। स्टैटिक, कंपैरेटिव स्टैटिक एंड डायनेमिक स्टैटिक। स्टैटिक यानी कि अलोइंग नो चेंज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक टाइम पे कुछ भी चेंज हम अलो नहीं कर रहे तो वो गया स्टैटिक। ठीक है, अलो ऑल चेंजेस, जब सारे चेंज कर रहे हैं सब कुछ ही चेंज कर रहे हैं तो वो कंपैरेटिव स्टैटिक। और जब सक्सेसिव चेंज कर रहे हैं यानी कि कुछ चीजें चेंज कर रहे हैं तो वो हो गया डायनेमिक। देन पॉजिटिव एंड फॉर नॉर्मेटिव। ठीक है, जब हम प्रिंसिपल और थ्योरीज के बेस पे चल रहे हैं तो वो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, जब हम जजमेंट के बेस पे चल रहे हैं तो वो नॉर्मेटिव हो गया। नॉर्म्स, नॉर्म्स यानी कि जजमेंट, नॉर्म्स यानी कि हमने जो धारणाएं बनाई हुई हैं उसको नॉर्म्स बोलते हैं ना हम। तो वो नॉर्म्स जो हमारी धारणा है यानी कि हमारी जो वैल्यू जजमेंट है वो। मेन जो प्रॉब्लम इकोनॉमी में देखी जाती है वो कौन सी है, फर्स्ट है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है कि कितना प्रोड्यूस करना है और क्या प्रोड्यूस करना है, ये हमारी प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, देन उसको प्रोड्यूस कैसे करना है और देन किसके लिए करना है। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, डिसीजन मेकिंग एट एशियन पे। हाँ जी, पढ़ो जरा। हेलो। अरे ना। आगे। हाँ जी, ये डिसीजन मेकिंग पढ़ो, डिसीजन मेकिंग एशियन पेंट ने क्या लिया, देन मुझे क्लैरिफाई करो कि आपको क्या समझ में आया इसमें से। केस स्टडी है ये एशियन पेंट की, बताओ जरा केस स्टडी।
ठीक है, ये सारे उसके अचीवमेंट्स हैं ऊपर वाली कि ये उसने अचीव किया है। ठीक है, 4th पे आ गई है एडमायर में। ठीक है, इकोनॉमिक टाइम के अकॉर्डिंग। हेलो, मॉर्निंग के क्या है? देन जो उसके, तो इस गोल को अचीव करने के लिए उसने क्या जो डिसीजन लिए होंगे, उसके मेजर डिसीजन क्या रहे होंगे। तो फर्स्ट उन्होंने दिया हुआ है कंज्यूमर फोकस। एक्चुअली ठीक है, इनकी बिगिनिंग कब हुई थी? 1942 में सबसे पहले। ठीक है, नाउ ओवर द 25 years become corporate force and Indian leading paint drive by its long consumer focus and innovative spirit. The company has been the market leader in the paint since 1938. Today it is a double size of any other paint company in India. ठीक है, तो डिसीजन उन्होंने क्या लिया? सबसे पहले कस्टमर फोकस, कि किस कस्टमर को हमें फोकस करना है। देन सेकंड डिसीजन वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, ओके ओके वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट देना, डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी देना प्रोडक्ट में। ठीक है, जिसने उनको हाँ हाँ वो भी। जिसने उनको इस गोल तक पहुंचाया है। इंटरनेशनल टाइप्स, फिर उन्होंने क्या किया? इंटरनेशनल टाइप्स किया, अपनी कंपनी का दूसरी कंपनीज के साथ टाई अप किया, 50-50 वेन्यू किया, ताकि वो इस सिचुएशन पे पहुंच सके, इतनी टर्नओवर पे पहुंच सके। देन उसकी ग्रोथ दिखाई हुई है, टॉप 10, टॉप 20, लास्ट 10। ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आना। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी इन एरिया लाइक पावर कोटिंग एंड हाई टेक रेजन्स, ये सब टेक्नोलॉजी लेके आना नई नई पेंट में भी। देन R&D, सबसे सबसे कंपनी का, अगर बड़ी कंपनी है कोई और उसको ग्रोथ चाहिए, वो एक जगह स्टेबल हो गई है लेकिन उसको ग्रोथ चाहिए, तो उसका सबसे मेन फैक्टर क्या होगा? किस पे वो सबसे ज्यादा खर्चा करेगा? वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करेगा, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही उसको बताएगी कि किस सेक्टर में उसको आगे जाना है, कहाँ पे उसको ज्यादा पावर लगाने की जरूरत है। देन स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट्स, ठीक है, उसने बूस्ट किया उस स्टेट पे जाके, अपनी अपनी वहां वहां जाकर अपने प्लांट सेटअप किए। ठीक है, जहाँ पे आर्ट की कदर थी। देन इन्वायरमेंट फ्रेंडली, जो इन्वायरमेंट उसके पेंट के लिए क्या थे? फ्रेंडली थे, जिस इन्वायरमेंट में उसको काम करना इजी रहता, वहां पे सेटअप किए। देन आईटी, आईटी जो है उससे डील की, मार्केटिंग करवाई अपने प्रोडक्ट्स की। देन वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस, तो उसने इंटरनेशनली कोलैब किया। ठीक है, और अपने आप को वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट करवाया। ठीक है, नाउ एशियन पेंट ऑपरेट 23 कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। 23 कंट्री में एशियन पेंट वर्क कर रहा है अभी भी। ठीक है, इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ पेंट। ठीक है, 15 एक्सपोर्टिंग है एशिया वाली साइड पे, और 12 ऑपरेटिंग है जिप्ट वाली साइड में। देख रहे हो? ठीक है, गोल को अचीव करने के लिए उसने ये सारे डिसीजंस लिए। हाँ जी, चैप्टर क्लियर है बेटा सबको? चैप्टर 1 इज कंप्लीट। चैप्टर 1 क्लियर है? मूव टू द चैप्टर 2, दैट इज डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस क्या होता है? सबसे पहले तो डिमांड क्या होता है? डिमांड क्या है? वन ऑफ द क्रूशियल requirement for the existence of any business entity. A firm is interested in its own profit and sale, both of which depend partially upon the demand for its product. ठीक है, एक बिजनेस है, एक फर्म है, वो क्या करेगी? उसका इंटरेस्ट किस में होता है? अपने प्रॉफिट में, अपने प्रोडक्ट में। ठीक है, कितना सेल हो रहा है, लेकिन उसकी अब सेल जो है वो किस पे डिपेंड करती है? उसकी डिमांड पे।
अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है तो वो सेल ही नहीं होगा, और अगर वो सेल ही नहीं होगा तो उस पर प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसलिए डिमांड क्या है, एक क्रूशियल एलिमेंट है। ठीक है, डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी इंप्लाइज किस किस पे, डिजायर, डिजायर होनी चाहिए, विलिंग होना चाहिए पे करने के, और एबिलिटी होनी चाहिए उसको पे करने की। ठीक है, सिर्फ डिजायर है उसकी, उसको उस चीज को खरीदने की, दैट इज नॉट डिमांड। डिमांड क्या है, वो उसकी इच्छा भी है, उस वो विलिंग भी है, मतलब वो पे कर भी सकता है उतने पैसे, और वो पे करना चाहता भी है, तो वो क्या बन जाएगी, वो डिमांड बन जाएगी। यानी कि इन शॉर्ट वो उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है, सिर्फ चाहना नहीं, वो उस प्रोडक्ट को खरीद रहा है, दैट इज डिमांड। ठीक है, मुझे भूख लगी है, मैं पिज्जा खाना चाहती हूँ, ये सिर्फ चाहना है, मैंने खरीदा नहीं है। मेरे पास पैसे भी हैं, मैं खाना चाहती भी हूँ, और मैं दुकान में जाके खा भी रही हूँ, दैट इज डिमांड। ठीक है, ठीक है। डिमांड जो है वो इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड है। ठीक है, डिमांड जो है एक्स आइटम, यानी कि वो जो प्रोडक्ट है उसकी खुद की डिमांड, उसका प्राइस, फिर सब्सिट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस, सब्सिट्यूट गुड का प्राइस, इनकम, कंज्यूमर की इनकम कितनी है, प्राइस एक्सपेक्टेशन कितनी है कंज्यूमर की कि ये प्रोडक्ट कितने का होना चाहिए, इतने का होगा तो मैं खरीद लूंगी, इससे ज्यादा होगा तो मैं नहीं खरीदूंगी, तो एक्सपेक्टेशन यूजर की, एडवर्टाइजमेंट पे जितना खर्चा लग रहा है वो सारा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड ऑल अदर फैक्टर्स। ऑल अदर फैक्टर में आ जाएगा टेक्नोलॉजी चेंज होना, ठीक है, ये सब चीजें। तो एक एक का इम्पैक्ट बताया गया है अब डिमांड पे, प्राइस का, उसको खुद के प्राइस का, ठीक है, खुद के गुड का, सब्सिट्यूट गुड का, इन सब का एक एक प्रोडक्ट का क्लैरिफाई किया गया है। सबसे पहले आ गया प्राइस इफेक्ट ऑन डिमांड। डिमांड यानी कि उस प्राइस कैसे इफेक्ट करता है उसकी खुद की डिमांड को। तो प्राइस के साथ जो डिमांड है उसका क्या है, नेगेटिव रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, इट मीन्स अगर उस चीज का प्राइस बढ़ेगा तो उस चीज की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इनवर्स रिलेशन, उल्टा रिलेशन, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम हो जाएगी। It shows that it means that if the price of X increase, the quantity demand falls। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहे हैं, अगर उसका प्राइस बढ़ता है तो उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। देन नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट कौन इफेक्ट करता है, सब्सिट्यूट इफेक्ट। सब्सिट्यूट क्या होता है, सब्सिट्यूट यानी कि उसके जैसा प्रोडक्ट, उसके जैसा प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोल्ड ड्रिंक खरीदने जा रही हूँ, मैंने कोक पीनी है, मुझे कोक नहीं मिल रही है, तो मैं कोक की जगह पेप्सी ले लूंगी। बोथ आर सब्सिट्यूट ईच अदर, प्राइस भी सेम, कलर भी सेम, और जो उन अंदर का मटेरियल है वो भी ऑलमोस्ट सेम, तो इसको बोलते हैं सब्सिट्यूट। ठीक है, तो सब्सिट्यूट के साथ जो रिलेशन है वो क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि अगर प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट एक्स का बढ़ेगा तो डिमांड वाई की बढ़ जाएगी, और अगर प्राइस वाई का बढ़ेगा तो डिमांड एक्स की बढ़ जाएगी, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है प्राइस के साथ, डायरेक्ट रिलेशन है। देन कॉम्प्लीमेंट्री गुड में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, लाइक कार एंड पेट्रोल, ब्रेड एंड बटर, इंक एंड पेन। एक की डिमांड बढ़ी तो दूसरे की डिमांड अपने आप ही बढ़ जाएगी, एक की डिमांड कम हुई दूसरे की डिमांड भी अपने आप ही कम होने लगेगी, कम हो जाएगी। ठीक है,
द प्राइस ऑफ वाई जेड फॉल्स, अगर प्राइस उसका कम हुआ तो डिमांड फॉर गैस गोज अप एंड द डिमांड फॉर एक्स टेंड टू राइज। ठीक है, अगर एक की डिमांड कम हुई तो उसकी देन इनकम इफेक्ट आ गया। इनकम इफेक्ट क्या है? इनकम बढ़ेगी तो हम डिमांड ज्यादा करेंगे, इनकम कम होगी तो डिमांड कम करें। ठीक है, इनकम क्या कह रहा है? अगर ज्यादा पैसे हैं तो ज्यादा खरीदेंगे, कम पैसे हैं तो कम खरीदेंगे, तो इसका इफेक्ट क्या है? पॉजिटिव इफेक्ट है। ठीक है, लेकिन इंफीरियर गुड के केस में इसका इफेक्ट क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, और नेसेसरी गुड के केस में इनका इफेक्ट नो इफेक्ट है। नो इफेक्ट यानी कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। प्राइस बढ़े चाहे कम हो, दूध तो पीना ही है, प्राइस बढ़े चाहे कम हो, आटा रोटी तो खानी ही है। ठीक है, लेकिन इंफीरियर के केस में उल्टा है। क्यों? इंफीरियर गुड्स कौन से होते हैं? इंफीरियर गुड्स वो हैं जो जिनकी क्वालिटी लो होती है। ठीक है, लो क्वालिटी गुड्स। अगर हमारी इनकम बढ़ जाती है तो हम लो क्वालिटी से शिफ्ट होके हाई क्वालिटी पे चले जाते हैं, तो लो क्वालिटी के गुड्स की डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्लियर है? यस मैम। देन टाइप ऑफ गुड्स एंड डिमांड दिए हुए हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूसर। कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? जो फाइनल कंजप्शन के लिए लिए जाते हैं, कंज्यूम करने के लिए लिए जाते हैं, दैट इज कंज्यूमर गुड। ठीक है, जो फाइनली कंज्यूम करने के लिए लिए जा रहे हैं, दैट इज कंज्यूमर गुड। ठीक है, और प्रोड्यूसर गुड्स कौन से होते हैं? जो बनाने के लिए लिए जा रहे हैं, आगे प्रोड्यूस करने के लिए लिए जा रहे हैं, वो हो गए कंज्यूमर गुड्स। देन पेरिशेबल एंड ड्यूरेबल। पेरिशेबल कौन से गुड्स हैं? मैम ये वाला समझ नहीं लगा पिछला टॉपिक। कौन सा? प्रोड्यूसर गुड एंड कंज्यूमर गुड। हाँ जी मैम। प्रोड्यूसर गुड और कंज्यूमर गुड। प्रोड्यूसर गुड जो प्रोड्यूस करने के लिए लिए जा रहे हैं, यानी कि अब मान लो प्रोड्यूसर है, जो प्रोड्यूसर है वो लोहा खरीदेगा साइकिल बनाने के लिए, तो लोहा क्या है? एक तरह का प्रोड्यूसर गुड हो गया। ठीक है, और आम आदमी क्या खरीदेगा? वो सीधा साइकिल खरीदेगा, तो साइकिल क्या हो गया? कंज्यूमर गुड हो गया। यानी कि फाइनल प्रोडक्ट इज कंज्यूमर गुड एंड रॉ मटेरियल इज प्रोड्यूसर गुड। क्लियर है? देन पेरिशेबल एंड ड्यूरेबल। पेरिशेबल एंड ड्यूरेबल। पेरिशेबल जो खराब हो जाता है जल्दी, जैसे कि मिल्क, वेजिटेबल्स। ठीक है, वो पेरिशेबल गुड्स हैं, वो आफ्टर सम टाइम ये खराब हो जाएंगी। और ड्यूरेबल गुड्स जो लंबे समय के लिए चलेंगी, फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग मशीन। ठीक है, और कुछ भी ले लो, कुर्सी, चेयर ले लो, टेबल ले लो, दैट इज ड्यूरेबल गुड। देन ऑटोनोमीज एंड डेरिव। ऑटोनोमियस एंड ड्राइव गुड। ऑटोनोमियस गुड क्या है? You have must notice that our demand for basic necessity, like demand for food, clothes, and shelter, is independent of demand for any other goods. On the other hand, demand for labor is depend on our demand for house or products, or demand for mobile phone depend on the demand for communication. The goods whose demand does not depend on demands फॉर सम अदर गुड्स आर कॉल्ड ऑटोनोमियस गुड्स। ठीक है, जिसकी डिमांड जो है दूसरे गुड के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, मुझे भूख लगी, रोटी चाहिए। ठीक है, रोटी, फूड जो है, क्लोथ जो है, दैट इज ऑटोनोमियस डिमांड। मेरी मेरी डिमांड है, अब मैं पहनती सूट हूँ, तो अगर बाहर साड़ी बिक्री होगी या जीन बिक्री होगी तो वो मुझे इफेक्ट नहीं कर सकती,
बिकॉज मेरी क्लोथ की डिमांड सूट है, तो दैट इज ऑटोनोमियस, यानी कि वो किसी और पे डिपेंड नहीं है। देन ड्राइव्ड डिमांड क्या है, जो किसी दूसरी गुड्स पे डिपेंड हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेबर की डिमांड कब होगी, जब किसी को मकान बनाना होगा, तब किसकी डिमांड होगी, लेबर की डिमांड होगी, अदरवाइज लेबर की डिमांड नहीं है। देन फर्म एंड इंडस्ट्री डिमांड, good are produced by more than one firm, so this is different between the demand facing an individual firm and facing an industry। ठीक है, जो सिर्फ एक फर्म के द्वारा डिमांड की जा रही है, ठीक है, स्मॉल लेवल पे, माइक्रो लेवल पे, दैट इज फर्म डिमांड, और जो बड़े लेवल पे डिमांड की जा रही है, ठीक है, दैट इज इंडस्ट्री डिमांड। डिमांड बाय मार्केट सेगमेंट्स एंड बाय टोटल मार्केट। मार्केट सेगमेंट्स यानी कि उस सेम फर्म और इंडस्ट्री का केस हो गया, किसी एक सेक्टर में, किसी एक साइड पे, ठीक है, किसी एक जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग अगर डिमांड की जा रही है, जैसे अगर नॉर्थ में है, ठीक है, लाइक साउथ में है, सब डोसा खाते हैं, तो साउथ में डिमांड क्या है, डोसे की है, तो साउथ के अकॉर्डिंग अगर डिमांड है तो वो सेगमेंट डिमांड। ठीक है, अगर पूरी मार्केट में डिमांड है, पूरी ओवरऑल पूरे इंडिया में डिमांड है, तो वो टोटल मार्केट हो जाएगी। देन लॉ ऑफ डिमांड है, दैट विल बी कंटिन्यू टुमारो। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड हम कल पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड कैसे वर्क करता है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमी है, इट मीन्स हम एक एक प्रोडक्ट और एक फर्म को लेके ही चल रहे हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट विल बी कंटिन्यू टुमारो।